नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कोचिंग पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं, वो भी डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चन। जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं केवल यहाँ पे मैं वही कराता हूँ, क्योंकि ईजी तो सभी कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये आज मैंने 22/12/2017 का शिफ्ट फर्स्ट का लिया है। मैं इससे पहले 2 शिफ्ट इसकी करा चुका हूँ, शिफ्ट थर्ड और शिफ्ट सेकंड। आज शिफ्ट फर्स्ट की बारी है। ठीक है, आइए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक ट्रेन की गति अपनी यात्रा के पहले घंटे के दौरान दूसरे घंटे की तुलना में आधी है। इसके अलावा तीसरे घंटे के दौरान इसकी गति पहले 2 घंटे के दौरान इसकी गति के योग का 2/3 है। यदि ट्रेन 3 घंटे के लिए उसी गति पर चलती है जिस गति से वह पहले घंटे के दौरान चली थी, तो वह 180 किलोमीटर कम चलती है। तो पहले 3 घंटों के दौरान ट्रेन की औसत गति बताइए। जो पहले 3 ट्रेन है, ठीक है, 3 घंटे चलिए। आइए भाई देखते हैं। तो भाई इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, अगर आप इन्हें अनुपात में बना के चलोगे तो बहुत ही ईजी हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो सही है, हम तीनों घंटों को अनुपात में, ये पहला घंटा हो गया, ये आपका दूसरा घंटा हो गया और ये आपका तीसरा घंटा हो गया। तीनों घंटों की स्पीड को हम अनुपात में बना के चलेंगे। पहले घंटे के दौरान दूसरे घंटे की तुलना में आधी है, तो अगर दूसरे घंटे में 2 है तो पहले घंटे में स्पीड 1 है। तीसरे घंटे की स्पीड के लिए क्या कहा है इसने। इसके अलावा तीसरे घंटे के दौरान इसकी गति पहले 2 घंटे के दौरान इसकी गति के योग का 2/3 है। तो पहले 2 में योग कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, और 3 का 2/3 अगर आप करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब तीसरे घंटे में भी आपकी चाल कितनी है, 2 है। ये आपकी चालों का अनुपात है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, मैंने लिख दिया चालों का अनुपात है। परंतु यहाँ जो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, यहाँ हमें डिस्टेंस दे रखी है। ये कह रहा है कि जिस गति से वह पहले घंटे के दौरान चली थी, अगर वो उसी गति से चलता है तो 180 किलोमीटर कम चल पाता है। मतलब अगर वो 1 की स्पीड से चल रहा है तो 180 कम चल पाता है, अगर अलग अलग घंटे में अलग अलग स्पीड से चल रहा है तो वो 180 ज़्यादा चल पाता है। तो दोनों का अगर डिफरेंस निकाल के 180 के बराबर रख दें तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं कि पहली शर्त के अनुसार, ठीक है, पहली शर्त क्या कह रही है। पहली शर्त ये कह रहा है कि अगर वो तीनों घंटे एक ही स्पीड पे चले तो ये कितनी है, चाल कितनी है, यहाँ पे 1x चाल है। तो अगर चाल x है और 3 घंटे वो चल रही है तो दूरी कितनी आ गई आपकी, 3x दूरी आ गई। दूसरी शर्त की बात करते हैं। दूसरी शर्त क्या है इसकी, ये कह रहा है कि अगर अलग अलग चले, अलग अलग चाल से चले तब क्या होगा। तो पहले घंटे में चाल कितनी, x, ठीक है, पहले घंटे में चाल कितनी x, तो मल्टीप्लाई 1 घंटा कर दिया। ठीक है, दूसरे घंटे में चाल कितनी है, 2x, मल्टीप्लाई 1 घंटा कर दिया। तीसरे में कितनी है, 3x, और मल्टीप्लाई 1 घंटा कर दिया। तो x + 2x + 3x कितना हो जाएगा भाई, ये हो गया, सॉरी यहाँ 2x है, तो कितना हो जाएगा 5x। ठीक है, तो ये वाली दूरी 3x है, ये वाली दूरी 5x है, दोनों का डिफरेंस 180 है। तो भाई 5x - 3x, 5x - 3x बराबर 180 है। तो 2x बराबर कितना आ गया, 180, 2 से 180 कट दिया 90 बार, तो x बराबर 90। मतलब डिफरेंस आया, डिफरेंस फैक्टर आया आपका 90। अब ये क्या कह रहा है, पहले 3 घंटों के दौरान और ट्रेन की औसत बताओ। तो ये बस ये ट्रेन की चाल है, औसत चाल बतानी है हमें। तीनों चालों में x इससे मल्टीप्लाई कर दो। इसकी पहले कितनी थी, 1x थी, तो 90 हो जाएगा। ये 2x है तो 180 हो जाएगा। ये 2x है, ये भी 180 हो जाएगा, और बटे 3 घंटे के दौरान पूछ रहा है वो। ठीक है, तो 3 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 18 18 36 और 9 45। ठीक है, 450 बटे 3, 3 से इसको काटा, कितना आएगा 150 किलोमीटर प्रति घंटा की जो उसकी स्पीड होगी वो इसकी एवरेज स्पीड होगी। देखें जरा आप, बहुत आसान तरीके से हम कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा कर रखा है, हम आपको बताते हैं कैसे शॉर्ट में आप इसे कर सकते हो। ठीक है, ये कह रहा है एक सर्वेक्षण में पाया गया कि कुल आबादी का 3/5 चाय पसंद करते हैं और कुल आबादी का 4/5 कॉफ़ी पसंद करते हैं, और कुल आबादी का आधा दोनों पसंद करते हैं। तो कुल आबादी का कितना भाग न तो चाय और न ही कॉफ़ी पसंद करते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलें तुरंत ही आप एलसीएम वाले फंडे का प्रयोग करेंगे। आप यहाँ देखेंगे 5 आ रहा है, यहाँ भी कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो एलसीएम दोनों का 5 रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अभी कह रहा है कुल आबादी का आधा, कुल आबादी का आधा कितना होगा, 1/2।
तो नीचे 2 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर ये 2 ना आता तो 5 ही एलसीएम ले लेते, परंतु वहाँ 2 भी आ गए तो एलसीएम लेंगे 10, एलसीएम लेंगे 10 ताकि फ्रिक्शन ना बने। तो हमने 10 एलसीएम ले लिया। अब क्या क्या पसंद कर रहे हैं उनको देख लेते हैं। भाई इधर पसंद कर रहे हैं यहाँ हमारा चाय, इधर पसंद कर रहे हैं क्या, इधर लिख लेते हैं चाय, इधर पसंद कर रहे हैं, इधर पसंद कर रहे हैं कॉफ़ी, और इधर पसंद कर रहे हैं चाय कॉफ़ी दोनों। बात समझ में आ रही है? तो भाई चाय कितना पसंद कर रहे हैं, 3/5। 3/5 अगर चाय पसंद कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 6 लोग चाय पसंद कर रहे हैं। और उसके बाद 4/5 आ रहा है, 4/5 जो है वो क्या पसंद कर रहे हैं भाई, तो 5 से कट जाएगा, ये कितना हो गया 8। ठीक है, 8 लोग क्या है वे कॉफ़ी पसंद कर रहे हैं, 6 लोग ये। अब दोनों आ जाते हैं, दोनों कितना कर रहे हैं 1/2, दोनों कितना कर रहे हैं 1/2, मतलब 5 लोग ऐसे हैं जो दोनों कर रहे हैं। बात समझ में आई है? तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को हम ग्राफ वाले क्वेश्चनों से करेंगे। ये हो गया, एक तरफ चाय बना ली हमने, एक तरफ बना ली कॉफ़ी। ठीक है, हमें पता है चाय और कॉफ़ी दोनों जो पसंद कर रहे हैं वो 5 पसंद कर रहे हैं, और टोटल चाय 6 कर रहे हैं और टोटल कॉफ़ी 8 कर रहे हैं। तो इस 6 में से अगर 5 घटाओगे तो एक ऐसा है जो केवल चाय कर रहा है, और इस 8 में से 5 घटाओगे तो 3 ऐसे हैं जो केवल क्या पसंद कर रहे हैं, 3 ऐसे हैं जो केवल कॉफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो टोटल पसंद करने वाले कितने हो गए, 1 + 5 + 3। टोटल पसंद करने वाले कितने हो गए, पसंद वाले, है ना, तो टोटल पसंद वाले कितने हो गए, 5 और 3 8 और 1 9। बात समझ में आई? 9 लोग अगर पसंद करने वाले हैं, टोटल थे कितने 10, तो नए पसंद करने वाले कितने हो जाएंगे भाई, नए पसंद करने वाले हो जाएंगे भाई 10 में से 9 गया 1 एक ऐसा है जो पसंद नहीं कर रहा है, इसी की प्रायिकता बतानी है। अब प्रायिकता क्या होता है कि जितनी समष्टि रहती है वो ऊपर एक ही है केवल ऐसा, और टोटल कितने हैं 10, तो 1/10 इसकी प्रायिकता होगी। सिंपल सी बात है। बताओ इसमें क्या था, बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन को मैंने समझाया है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्रमचय संचय का क्वेश्चन है। हालांकि मैंने क्रमचय संचय आपको पूरा करा रखा है 4 पार्टों में, आप वीडियो जाके देख सकते हैं अगर आपको अच्छे से करना है। ठीक है, आइए देखिए, कितने अलग अलग तरीकों से 3 लड़के और 3 लड़कियों को एक पंक्ति में बैठाया जा सकता है ताकि 3 लड़कियां कभी भी एक साथ न हों। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले एक साथ बैठाना पड़ेगा और टोटल में से घटाना पड़ेगा, तब आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो पहले हमें पता है 3 लड़के और 3 लड़कियां हैं, तो टोटल तरीके कितने हो गए, कुल तरीके हो जाएंगे इनके फैक्टोरियल 6। कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 6, क्योंकि मैंने ये अच्छी तरीके से समझा रखा है कि पहले में 6 तरीके से बैठेगा, फिर 5, फिर 4, आप पूरी क्लास देख सकते हो उसकी। ठीक है, अब 3 लड़कियों को एक साथ बैठाना है। मान लिया ABCDEF 6 हैं। ठीक है, और ये 3 लड़की हैं शुरू की, ये 3 लड़के हैं लास्ट के। ठीक है, अब इन्हें एक साथ बैठाना है, तो एक साथ बैठाने के लिए क्या होगा, तरीके, इनके तरीके क्या होंगे, सबसे पहले कि इस सारे को 1 मान लेंगे, तो 3 और 1 कितना हो गया, फैक्टोरियल 4। अब जिसे 1 माना उसमें कितने नंबर हैं, 1 2 3, तो उसका फैक्टोरियल। बात समझ में आई? ये बात मैंने सिखा रखी है। ठीक है, तो अब एक साथ ना बैठने के तरीके, एक साथ न बैठने के तरीके, तो क्या होंगे भाई न बैठने के तरीके, फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3। तो अब यहाँ देखो, अब यहाँ आप कैलकुलेशन में लग जाएंगे। ठीक है, जबकि यहाँ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आपको पता है अगर 6 में से 6 को बाहर करते तो 5 बचेगा, 5 को बाहर करते 4 बचेगा। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 6 गुना 5 और गुना फैक्टोरियल 4, इसे लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 4 गुना फैक्टोरियल 3। तो अगर फैक्टोरियल 4 में कॉमन ले लूँ तो 6 पंजे 30 और माइनस फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुना 2, 3 दूनी 6, तो कितना आया, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू तो रटी हुई होनी चाहिए भाई, 5 तक तो कम से कम रटी जाती है, कितनी आ गई 24, और 24 गुना 24 कितना आता है 576। ठीक है, 24 गुना 24 कितना आता है 576, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आइए भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब, देख लेते हैं। ये कह रहा है पिता, माँ और एक बेटे समेत एक परिवार की औसत आयु 38 वर्ष है। 5 साल पहले माता की उम्र पिता की उम्र का 25% अधिक थी। जब माँ और बेटे जो अब है, माँ और बेटे की आयु के बीच का अंतर कितना है 31 वर्ष है।
तथा बेटे और पिता की आयु का अंतर जो है वो 41 वर्ष है। यहीं से क्लू मिल गया, जो बेटा आ रहा है वो कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है पिता की आयु जो है वो ज्ञात करो। तो जो माता की आयु थी वो पिता की आयु से, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या दे रखा है इन्होंने, कि मुझे ऐसा लगा हुआ है कि ये कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया मैंने, ठीक है। तो माता की आयु, भाई कौन सा क्वेश्चन था ये, पिता की, देखो मैं कह नहीं रहा था पिता की उम्र है वो माता से ज़्यादा, ये गड़बड़ हो रहा है भाई। 5 साल पहले पिता की उम्र है माता से ज़्यादा, मैं तो पहले ही कह रहा था पिता की उम्र माता की उम्र का, माता की उम्र का 25% थी, ठीक है। ये है क्वेश्चन। चलिए, तो 25% का मतलब कितना होता है भैया, 1/4। तो इसका मतलब अगर ये हो गया, यहाँ माता हो गया और यहाँ पिता हो गया, माता की अगर 4 है तो पिता की कितनी है, 5। ये कब थी, 5 साल पहले, परंतु 5 साल बाद आ जाते हैं हम, 5 साल बाद। तो अब आप एक चीज़ समझनी है आपको, ये हम यूनिट मानते हैं, यूनिट, और हम जो साल जोड़ रहे हैं वो नंबर्स के हिसाब से साल जोड़ रहे हैं। तो इसका ध्यान रखना, आप 4 + 5 9 मत करना कभी भी। तो कितना हो जाएगा, 4x + 5, और ये कितना हो जाएगा, 5x + 5। विशेष ध्यान रखना, ये यूनिट होती है, एक तरह से अनुपात के रूप में लेके चलना है इसे। तो यहाँ 4x + 5 हो गया और ये 5x + 5 हो गया। कभी आप 4 और 5 9 जोड़ दो, क्योंकि 4 और 5 उनकी आयु नहीं है, वो यूनिट है, ठीक है। यूनिट में कभी ये जुड़ेगा नहीं। तो 4x + 5 है और ये है, ठीक है। ये माता की होगी, ये पिता की। अब ये क्या कह रहा है, अब माँ और बेटे की आयु का जो अंतर है, तो मतलब 4x + 5 और माइनस यहाँ हो गया सन, उसका जो अंतर है वो कितना है भैया, 31। तो सन को इधर ले जाएं, तो 4x + 5 और ये -31 में डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, माइनस के 26 बचेगा, क्योंकि -31 हो जाएगा और इधर आ गया सन। एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई माता जी से, ठीक है। दूसरी पिताजी से बना लेंगे। पिताजी के लिए क्या कह रखा है इसने कि 5x + 5, और पिताजी से कितना ज़्यादा है ये सन, 41। तो 5x माइनस इसका बन जाएगा 36, क्योंकि माइनस हो जाएगा इधर आके, और ये प्लस, ठीक है। तो मतलब 2 इक्वेशन ये आपकी बन चुकी हैं, दोनों को ही बराबर रख देंगे, रख देते हैं बराबर। 4x - 26 बराबर 5x - 36। 36 को इधर ले गए, 4x को इधर, तो x बराबर यहाँ से हमें कितना मिल गया, 10। यहाँ से हमें x बराबर कितना मिल गया, 10। पूछी किसकी है, पिताजी की। पिताजी की उम्र पूछी है, तो पिताजी की कितनी है ये, तो 5 × 10 + 5 कितना हो गया, 55 साल। 55 साल आज पिताजी की उम्र है। देखा कितना सरल तरीके से क्वेश्चन हो गया है, परंतु बुक में जो है बहुत ही ज़्यादा लंबे तरीके से कर रखा है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए भाई, एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही देखने में तो आपको डेंजर लग रहा होगा। ये कह रहा है कि भीतरी व्यास 4 मीटर है और ऊंचाई 7 मीटर है वाले कुएं, बेलनाकार कुएं को उसकी खड़ी भीतरी दीवारों पर 0.25 मीटर मोटाई वाली रोड़ी की कोटिंग के साथ कवर किया जाना है, ठीक है। तो 900 रुपये प्रति घन मीटर की दर से आवश्यक रोड़ी की अनुमानित लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए कुआं बना लेते हैं पहले। ये आपका एक कोई कुआं हो गया, ठीक है। ये आपका कोई कुआं है भाई। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अब ये क्वेश्चन में ये कह रहा है भाई, ये भीतरी साइड है, ध्यान रखना, ये हमने भीतर की साइड बनाई है, बाहर की साइड नहीं बनाई, क्योंकि हमें भीतर की तरफ चलना है। तो ये कह रहा है कि जो भीतरी व्यास है वो 4 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये जो है ना भाई, ये 4 सेंटीमीटर है आपका, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ऊंचाई इसकी 7 सेंटीमीटर है। जो इसकी ऊंचाई है भाई वो कितनी है, ये हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई हमेशा यहाँ से नपती है ना, ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहा है, 0.25 मीटर मोटाई की रोड़ी लगानी है।
तो अब आप एक बात मुझे बताइए कि 0.25 मीटर की रोड़ी हमने दोनों तरफ से लगा ली, दोनों तरफ से क्या गोलाई से लगा ली, बात समझ में आ रही है। तो अगर हम गोलाई में 0.25 मीटर की रोड़ी लगाएंगे, ठीक है, अगर ये व्यास है तो पहले इसकी त्रिज्या कितनी थी 2, समझना ध्यान से। अब ये कह रहा है कि इस 4 में दोनों तरफ से हम क्या करते हैं, दोनों तरफ जो है 0.25 की मोटा 4 सेंटीमीटर का था, अगर 0.25 इधर से घिर गया, 0.25 इधर से गिर गया तो 0.5 घिर गया। तो उसके बाद अब शेष जो बचेगा व्यास वो 3.5 बचेगा। और अगर इसकी त्रिज्या मैं निकालने लगूं तो इसकी त्रिज्या कितनी आएगी 1.75, कितनी आएगी 1.75। तो हमें पता चल गया बाहरी त्रिज्या ये है और अंदर की त्रिज्या ये है, 2 त्रिज्या हमें पता चल गई। बेलन बन गया खोखला, तो खोखले बेलन का आयतन निकाल लेंगे हम, खोखले बेलन का आयतन निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, खोखले बेलन का आयतन होता है पाई आर, चुप हो जाओ पता है मुझे, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, ये होता है हमारा, हाँ ठीक है। तो पाई की वैल्यू, अरे चुप हो जाओ, 22/7 होती है, ठीक है। अब आर की वैल्यू कितनी है यहाँ 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 1.75, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। और इंटू एच की वैल्यू कितनी है 7। तो भाई 22/7 इंटू 4 माइनस 1.75 को जरा हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं 1 से ही 3/4, क्योंकि इसे कैसे लिख सकते हैं 1 + 75/100 लिख सकते हैं। और 75 25 थी 75 और 25 चौका 100, 1 से ही 3/4, तो 4 एकम 4 3 7, 4 एकम 4 3 7, 7/4 लिख दूँ इसे, 7/4 मतलब 49/16। इस चीज़ को समझना पड़ेगा भाई। देखो हमने 1.75 को किस तरह से लिखा, एक तो पूरा है और ये पूरा नहीं है, 75 को क्या लिखते हैं 75% कितना होता है 3/4, तो हमने ये लिख लिया, ठीक है। ये इसलिए करा। और 7 को चलो यहीं काट देते हैं, 7 की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, 7 को हमने यहीं काट दिया तो कितना बचा आपका 22। अब 22 मल्टीप्लाई 16 चौका 64, 64 में से 49 गए भाई, 64 में से अगर 49, 14 में से 9 गए 5, यहाँ आ गया 15, ठीक है। तो 15/16 आ गया, कितना आ गया 15/16, 2 से काटा 11 और 2 से काटा 8, तो 15 150 165, कितना आया 165/8, 165/8 आपका ये आयतन आ गया है, ठीक है। 900 रुपये पर मीटर स्क्वायर की दर से आपको लगाना है घर मीटर की से, ठीक है। तो कुल खर्च निकाल लेते हैं, कुल खर्च कितना हो जाएगा भाई, कुल खर्च हो जाएगा आपका 165/8 और गुना 900, कैलकुलेशन कर लेंगे आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर होगा, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं इसका आंसर 18,562.5 आएगा, और अप्रोक्स में पूछ रहा है तो 18,562 इसका ऑप्शन में आंसर है, ठीक है, वही इसका आंसर होगा, ठीक है। आइए देखते हैं, बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको ये समझाया है, ठीक है। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपनी विज्ञप्ति कीमत पर 20% की छूट देता है और फिर भी वह 10% का लाभ कमाता है। यदि वह एक वस्तु पर 56 रुपये का लाभ कमाता है तो उसकी विज्ञापित कीमत बताइए जो उसने उस पर ऐड पे जो लिखी है। बात समझ में आ रही है। चलिए भाई 20% की छूट का मतलब 20% का मतलब होता है भाई 1/5। तो ये कह रहा है कि 5 पे 1 रुपये की छूट दे रहा है, तो भाई यहाँ CP लिख लो, यहाँ SP लिख लो, यहाँ MP लिख लो, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है। अगर छूट किस पे मिलती है हमेशा मार्क प्राइस पे, तो अगर ये 5 है तो ये भैया 4 होगा, ठीक है। अब कह रहा है 10% का लाभ हो रहा है, तो 10% का मतलब होता है भैया 1/10, 1/10 लाभ हो रहा है, तो लाभ हमेशा किस पे होता है CP पे होता है, तो इसका मतलब यहाँ 10 वैल्यू है और यहाँ कितनी वैल्यू है 11। SP दोनों का बराबर कर लेंगे, यहाँ 11 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 4 से और यहाँ 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो CP की वैल्यू 40 हो जाएगी, SP की वैल्यू 44 हो जाएगी और MP की वैल्यू 55 हो जाएगी। ये कह रहा है लाभ 56 रुपये का है, यहाँ लाभ कितने का है 4 का, तो 4 बराबर आ गया 56 के। वैल्यू किसकी पूछ रहा है, विज्ञापित कीमत, विज्ञापित कीमत होती है मार्क प्राइस। 55 की वैल्यू पूछ रहा है, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 55 की वैल्यू निकालेंगे, 55 गुना 14, 14 पंजे 70 की 0, हासिल को 7, 14 पंजे 70 और 7 77, यही आंसर होगा। आ रही बात समझ में।
कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन। एक वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा 60 मीटर है, प्रत्येक भुजा में 15% की वृद्धि हुई तो क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा। जब कभी भी आपसे कोई परिवर्तन या चेंजमेंट वाला क्वेश्चन पूछे तो वहाँ एक्चुअल वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप यहाँ देखिए 15% का मतलब क्या होता है भाई, 15% का मतलब होता है 5 तिया 15 और 5 से आ गया 20, 3/20। इसका मतलब कहने का ये है अगर वृद्धि हो रही है तो ये 20 से लेके 23 तक हो रही है। और चूंकि ये वर्गाकार खेत है, खेल लिख दिया यहाँ पे, ये वर्गाकार खेत है तो 2 बार हो जाएगी 20 से 23। क्षेत्रफल निकाल लेंगे 400, 23 का कितना हो जाएगा 529, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आया भाई 129, डिफरेंस कितना आया 129। तो 129 का चेंज हो रहा है 400 पे, ठीक है। देख लेते हैं, 0 से 0 कट गई, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, फिर 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंजे 20। 31.25% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, सॉरी 32.25 की, ठीक है। आइए भाई, ठीक है भाई, आज के लिए इतने काफ़ी है, इतने ही क्वेश्चन थे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन और था इसमें केक वाला, वो एग्जैक्टली बिल्कुल सही नहीं लग रहा मुझे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कैलकुलेशन उसकी थोड़ी अलग कर रखी है और ये इसलिए मैंने उसको नहीं कराया है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं चेंजमेंट करूँगा तो फिर आंसर अलग आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं और शेयर ज़रूर कर दें यार, ताकि और लोगों का फ़ायदा हो सके। इतनी अच्छी तरीके से, इतनी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, ठीक है। धन्यवाद।